Hello students, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on PIB analysis of 12th and 13th June. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease for PDFs, class notes and other notifications. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the topic for today. First news is Arogya Path, a web-based solution for healthcare supply chain is launched. क्या है स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा जिसका नाम है आरोग्य पथ. ठीक है, तो इसका क्या काम है, इसने रियल टाइम जो हेल्थ केयर रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाईज हैं, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स को. ठीक है, तो क्या है, ए वेब बेस्ड सोल्यूशन फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज. ठीक है, CSIR ने इसको बनाया है. इसका एम क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि जितनी भी हेल्थ केयर सप्लाईज हैं कि उनके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. 12 जून को ये लॉन्च किया गया है. ठीक है, तो आरोग्य पथ से क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को तो हेल्प होगा ही, साथ में कस्टमर्स को भी बहुत हेल्प होगा. स्टूडेंट्स, सप्लाई चेन क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है और वो अपने एंड कस्टमर तक पहुंचता है, बीच में कितने उसमें ये और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं या कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, उन सब की अगर हम चेन बनाएं तो उसे सप्लाई चेन बोला जाता है. ठीक है, तो आजकल क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत बार ऐसा है कि सप्लाई चेन में किसी भी पॉइंट पे डिसरप्शन आने के कारण बहुत सारी क्रिटिकल हेल्थ सप्लाईज, क्रिटिकल हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एंड यूजर तक पहुंच नहीं पा रहे. या जैसे किसी, अगर हम ये सपोज करेंगे किसी लैब को कोई इक्विपमेंट चाहिए, किसी हॉस्पिटल को कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो क्या है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, तो आजकल की पैंडेमिक के टाइम में तो इस डिसरप्शन के और भी बहुत सारा चांसेस हैं. ठीक है, तो दिस एक तरह से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कि ये पूरी सप्लाई चेन में सारे प्रोडक्ट्स के कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा. इसका विजन है प्रोवाइडिंग ए पाथ विच लीड्स वन ऑन ए जर्नी टुवर्ड्स आरोग्य. तो ये कस्टमर्स को किस तरह से हेल्प करेगा. ठीक है, इट प्रोवाइड्स सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ की हेल्थ केयर गुड्स एंड कैन बी यूजफुल टू कस्टमर्स इन टैकलिंग ए नंबर ऑफ रूटीनली एक्सपीरियंस्ड इश्यूज. ठीक है, इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा, इंफॉर्मेशन पोर्टल के द्वारा आपको सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी मिलेगी. ठीक है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर गुड्स होंगे जिनके बारे में आपको जगह जगह पे सर्च नहीं करना पड़ेगा और सिंगल पॉइंट पे इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पता लग सकेगा. ठीक है, फिर क्या है, डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड सप्लाईज, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक की जा सकती है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम पता कर सकते हैं और कौन से सप्लायर्स हैं जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, उनके बारे में, और उन प्राइसेस को कंपेयर करना है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स में हम चीजें खरीदने से पहले करते हैं. ठीक है, और कौन सा जो आपका सप्लायर है जो विद इन डिजायर्ड टाइमलाइन में कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी. साथ ही अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है किसी हेल्थ केयर इशू के रिलेटेड, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा. फिर ये मैन्युफैक्चरर्स या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स को कैसे हेल्प करेगा. पहली बात तो वो इस पोर्टल के द्वारा बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को डील कर पाएंगे. ठीक है, और जो कनेक्टिविटी के गैप्स हैं, स्पेशली इन दिस टाइम, वो कनेक्टिविटी के गैप्स को ब्रिज करने में हेल्प करेगा. ठीक है, और इसके बाद जो आगे पोटेंशियल सेंटर्स हो सकते हैं, जैसे आसपास की कोई पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स. तो क्या है, एक तरह से उनके बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. ठीक है, और क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन के ओर लेकर जाएगा.
इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ओवर टाइम एनालिटिक्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अर्ली सिग्नल्स टू मैन्युफैक्चरर्स ऑन ओवर कैपेसिटी एज वेल एज ऑन लूमिंग शॉर्टेजेस। तो स्टूडेंट्स, इस पोर्टल की एनालिसिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक प्रोडक्ट की ओवर कैपेसिटी या शॉर्टेज के बारे में पता लग सकेगा, क्योंकि अगर ओवर कैपेसिटी है तो मैन्युफैक्चरर्स उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे, और शॉर्टेजेस के बारे में अगर हमें पहले ही पता लग जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड 2 न्यूज डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर asserts that Small Farmers Agro Business Consortium CFAC has the important responsibility of formation of 10,000 FPOs and strengthening of e-NAM platform। तो जो ये रिलीज है ये क्या कहती है, ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री की रिलीज है। इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनका ये कहना था कि जो SFAC नाम की संस्था है उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने 10,000 FPOs का निर्माण करना है और साथ ही साथ e-NAM प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो इस रिलीज में हम देखेंगे कि e-NAM, FPOs और SFAC ये तीनों क्या चीज है। सबसे पहले हम देखते हैं e-NAM। नेशनल NAM मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट्स, मार्केट क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केट क्या होता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो नेशनल मतलब एक नेशनल लेवल की एग्रीकल्चरल मार्केट, और ई आगे लगा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होगी। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जैसे बहुत सारी पल्सेस, ग्रेन्स एक्सेट्रा, उन सब की ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है e-NAM। तो इनकी साइट के अकॉर्डिंग अराउंड 150 ऐसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जो कि e-NAM के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए लिस्टेड है। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, इट नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग APMC मंडीज टू क्रिएट ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जो पहले ही डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारी APMC मंडीज होंगी। ठीक है, APMC मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो जो डिफरेंट स्टेट्स में कितनी सारी मंडीज हैं उनको ये क्या करेगा, उनका नेटवर्क क्रिएट करेगा। ठीक है, और उनका नेटवर्क क्रिएट करके एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू एक यूनिफाइड नेशनल लेवल की मार्केट बनाई जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि लेटर सपोज आप यहाँ पे आप पंजाब या हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जैसे किन्नू की प्रोडक्शन होती है सदर्न रीजन में, तो लेकिन जो किन्नू है वो ऑल ओवर इंडिया कंज्यूम किया जाता है। तो जो पंजाब का किसान है अगर उसे बंगाल में भी किन्नू अपना सप्लाई करना होगा तो वो डायरेक्टली इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर सकता है। तो इस मार्केट जो है ई मार्केट बनाई गई है, उसका दिस मार्केट इज हेल्पिंग इन बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर स्मूथ मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस। एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोड्यूस की। ठीक है, फिर और दूसरा क्या है, बेटर प्राइस डिस्कवरी। फॉर एग्जाम्पल कोई महाराष्ट्र का किसान है जिसको अपने अनियन सेल करने हैं किसी और स्टेट में। ठीक है, तो बीच में मिडल मैन ऐसा हो सकता है कि मिडल मैन ही बहुत सारा पैसा ले जाए। तो अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी तो वो बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है कि किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा और जो कस्टमर खरीदना चाहता है उसको भी बेटर प्राइस मिलेगा। ठीक है, अदर बेनिफिट्स इंक्लूड ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग, के जो ई बिडिंग है कि हम इस चीज के लिए इतना पैसा देंगे, बिडिंग है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। ऑनलाइन पेमेंट्स को इनकरेज किया जाता है, भीम ऐप के थ्रू बहुत पेमेंट्स हो रही हैं, RTGS भीम ऐप के थ्रू। ठीक है, फिर रियल टाइम इन्फो ऑन ट्रेड एंड प्राइस, किसी कमोडिटी की कितनी ट्रेड हो गई, कितनी प्राइस पे सेल हुई है, उसकी हमें रियल टाइम इन्फो मिलती है। हम बीच मिडल मैन के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और साथ के साथ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की अराउंड 1000 मंडीज हैं जिसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो ई नैम प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ये 14 अप्रैल 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को मैनेज कर रहा है SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। स्टूडेंट्स, जो ये ई नैम प्लेटफॉर्म है, इस पे ग्राउंड लेवल पे काफी काम हो रहा है, ठीक है। जैसे ये श्री तोमर ने ही बताया कि 1000 मार्केट्स हैं पूरे इंडिया में जो ई नैम के साथ लिंक की जा चुकी हैं, ठीक है। और मोर देन 1.66 करोड़ फार्मर्स एंड मोर देन 1.30 लाख बिजनेसेस हैव बीन रजिस्टर्ड। देखो 1.66 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। और अभी तक मतलब इसको फॉर्म हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और बहुत सी मंडीज अभी और इसके साथ लिंक होनी बाकी हैं, उसके बावजूद 1 लाख करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। हमने अभी देखा कि जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है वो इस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को मैनेज कर रहा है। तो ये क्या है, SFAC जो है, this is an exclusive society focused on increasing income of small and marginal farmers through aggregation and development of agribusiness। स्टूडेंट्स, जो SFAC है इसको बोलते हैं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। ये एक तरह की सोसाइटी है जिसका पर्पस है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनकी किसी भी तरीके से इनकम को इंक्रीज किया जाए, एग्री बिजनेस को डेवलप करके और उनके एग्रीगेशंस बनाकर। जो ये SFAC है इसको 1994 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। तो पहला इसका काम है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू लिंक स्मॉल फार्मर्स टू एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन। स्टूडेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, मशीनरी नहीं होती, इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कई बार कि वो अपने प्रोड्यूस को अच्छी तरह से बेच पाएं, ठीक है। तो जो ये सोसाइटी है SFAC है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो सारे फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन है उसके साथ लिंक किया जाए, ठीक है, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स इन एसोसिएशन विद प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो उनको इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल करवाई जाए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाई जाए, मार्केट्स के साथ उनकी लिंकेज की जाए। और इस सब के लिए जो SFAC है वो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव सेक्टर की हेल्प लेती है, ठीक है। तो और इसका जो है फंक्शन वो है SFAC इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो NAM का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है E-NAM, उसको ये मैनेज कर रही है, ठीक है। इसका क्या पर्पस है, पर्पस इज टू प्रोवाइड फॉर ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विद मच हायर प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर। इसका मंतव्य है कि एक सिंगल मार्केट, ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक सिंगल मार्केट प्रोवाइड की जा सके जिसपे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग हो सके और फार्मर्स को एक बेटर प्राइस मिल सके। स्टूडेंट्स, तो क्या है SFAC, एक सोसाइटी है जिसका फंक्शन है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, उनको एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन के साथ लिंक करना, ठीक है। और क्या है, ये FPOs को प्रमोट करती है और E-NAM को मैनेज कर रही है। E-NAM के बारे में हमने देख लिया, अब हम FPOs देखते हैं क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह की लीगल एंटिटी होती है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर्म करते हैं। जैसे एक फार्मर्स ने मिलकर कोई लीगल एंटिटी बना दी, मिल्क प्रोड्यूसर्स ने मिलकर कोई लीगल एंटिटी बनाई है, फिशरमैन ने, वीवर्स ने, आर्टिसंस ने। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की जो लीगल वो इकट्ठे होकर अगर कोई लीगल एंटिटी बनाते हैं, लीगल एंटिटी क्या होता है, जैसे किसी कंपनी बना लेना, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेना, या और किसी तरीके की कोई लीगल एंटिटी बनाई जाए, ठीक है। तो अगर उस लीगल एंटिटी के मेंबर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो उसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो FPO क्या होता है, FPO भी एक तरह की लीगल एंटिटी है जिसके मेंबर्स फार्मर्स होंगे, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो FPOs में क्या है,
ये कितने सारे किसान इकट्ठे होकर या तो अपनी कोई कंपनी बनाएंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे या कोई ग्रुप बनाएंगे, जिसमें क्या है जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो मेंबर्स को शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो इन एफपीओज को बनाने के लिए और उसकी प्रमोशन के लिए जो SFAC है ये उनकी हेल्प करता है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, क्या होता है कि स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू अप्लाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत बड़ी और महंगी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर पाएं या अपना जो उनका प्रोड्यूस है उसको मार्केट कर पाएं, वैल्यू एडिशन कर पाए। ठीक है, जैसे अगर कोई स्मॉल फार्मर है वो 1 या 2 एकड़ में ये टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वैल्यू एडिशन मतलब अगर उसका टोमेटो का वो सॉस बनाकर बेचता है या प्यूरी बनाकर बेचता है, ठीक है, तो ये एक तरह से वैल्यू एडिशन हो जाएगी। तो जो ये एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें क्या किया जाता है, कितने सारे स्मॉल फार्मर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक तो इकट्ठे होकर वो अपने रिसोर्सेज पूल कर सकते हैं या फिर वो क्रेडिट ले सकते हैं किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो उनके इकट्ठे होने के बाद जब एफपीओज के थ्रू उनको बेटर कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, और वो पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी टेक्नोलॉजी को असेस कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को पूल करके बेटर सीड्स को असेस कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है और अच्छी तरीके से मार्केटिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से जब ये छोटे छोटे फार्मर्स इकट्ठे होते हैं तो उनको ये ऑर्गेनाइजेशन बना के, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज, लेट अस सपोज हम एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पेन को बनाने में अगर 1 रुपए का खर्चा होता है, तो अगर हम 1000 पेन बनाएंगे तो वो जो खर्चा है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब हो सकता है 1000 पेन अगर हम बनाए तो उसको एक पेन से डिवाइड करें तो 40-40 पैसे में एक पेन बन रहा हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये फार्मर्स इकट्ठे होते हैं और ग्रुप बनाते हैं, पूलिंग करके सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, इकट्ठा क्रेडिट लेते हैं, तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसने डिसाइड किया था कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए, तो 6,000 के अराउंड एफपीओज पहले ही हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का ये कहना है कि एफपीओज मस्ट नॉट ओनली बी फॉर्म्ड बट दे मस्ट ऑल्सो अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीजिंग इन अश्योरिंग दैट फार्मर्स गैदर इन ग्रुप्स, hold discussions, get trained, increase their production, diversify their crops। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ये कहना है कि एफपीओज बनने के बाद कुछ बेनिफिट्स भी होने चाहिए कि जो फार्मर्स इकट्ठे हो रहे हैं ग्रुप्स में, उनको डिस्कशन करके उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन कर सकें और पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा सके। स्टूडेंट्स, जो SFAC है इसने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, किसान रथ ऐप। ठीक है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की हेल्प से, विच हैज लेसन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये किसान रथ ऐप की वजह से जो फार्म प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्ट थी उसको फैसिलिटेट किया गया है इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस सहकार मित्र स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक सहकार मित्रा नाम का इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, किसका इनिशिएटिव है ये, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है, NCDC का। ठीक है, कि ये जो इंटर्नशिप है सहकार मित्रा, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कॉल को इम्प्लीमेंट करते हुए किया गया है और साथ ही लोकल फॉर वोकल को इम्पोर्टेंस देते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो क्या है, श्री तोमर ने कहा
कि जो NCDC है वो है एक यूनिक कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू या फिर यूथ को इंटर्नशिप देके, और साथ के साथ ये लोन्स भी प्रोवाइड करती है यंग कोऑपरेटर्स को लिबरलाइज्ड टर्म पे, ठीक है। अब हम देखते हैं NCDC क्या है। NCDC एक तरह की फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये एक्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सी होती है? यो एक पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से होंद में आई हो, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 13 मार्च 1963, ठीक है। NCDC जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसके रिलेटेड, उसकी प्रोडक्शन के रिलेटेड या प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, यहाँ तक कि उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्लानिंग करना और प्रमोशन करना, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करती है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ, फूड स्टफ्स, इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ, लाइव स्टॉक के साथ भी, और भी बहुत सारी नोटिफाइड कमोडिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी, लाख हो गया, ये आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, सोप, केरोसिन ऑयल, टेक्सटाइल, रबर एटसेट्रा, और भी कई तरह के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, या फिर पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्या है? बेसिकली एग्रीकल्चरल और रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। इनके क्या है, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके बनने से लेकर उनके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट तक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लानिंग और प्रमोशन करना NCDC का काम है, ठीक है। तो ये सब कौन से प्रिंसिपल्स पे किया जाता है? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे। जो NCDC का एक्ट था 1963 को, उसको फर्दर अमेंड किया गया है ताकि NCDC का जो ऑपरेशन है उसको और भी ब्रॉड किया जा सके, ठीक है। जो NCDC है अब उसके पास ये भी पावर है कि वो रूरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, रूरल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस कर सकती है। पहले वो ये सब एरियाज में फाइनेंस कर सकती थी, ठीक है। प्लानिंग प्रमोशन तो करती है, साथ के साथ फाइनेंस भी कर सकती है, लेकिन अब उसके जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है उसको और भी ब्रॉड कर दिया गया है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन हो गया, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, एग्री इंश्योरेंस, ठीक है। इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में ये आएगा ड्रिप इरिगेशन वगैरह, रूरल सैनिटेशन, एनिमल हेल्थ, ये सब जो एरियाज हैं ये भी, इन सब एरियाज में जितने प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनको भी ये फाइनेंस कर सकती है। अब हम देखते हैं सहकार मित्रा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है NCDC ने, वो क्या है, इसका क्या मंतव्य है? इट विल प्रोवाइड यंग प्रोफेशनल्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड लर्निंग फ्रॉम द वर्किंग ऑफ NCDC एंड कोऑपरेटिव्स एज अ पेड इंटर्न। ये एक तरह का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको पेड इंटर्नशिप दी जाएगी, ठीक है। इंटर्नशिप भी देंगे और पैसे भी देंगे, ठीक है। और उनको क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें NCDC के साथ काम करते हुए या बाकी कोऑपरेटिव्स के साथ काम करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब ये यंग प्रोफेशनल्स जो हैं जिन्होंने अभी अभी कोई डिग्री प्राप्त की है वो NCDC के साथ प्रैक्टिकल लेवल पे काम करेंगे तो उनकी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरल रोल्स जो हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है। और वो लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर सकेंगे। ये जो स्कीम है स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि जितनी भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं इनको यंग प्रोफेशनल्स के नए और इनोवेटिव आइडियाज का पता चलेगा, ठीक है। वो नया नया पढ़ के आए होंगे, यंग माइंड्स हैं, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज दे सकेंगे। और जो इंटर्न्स यहाँ पे काम करेंगे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने का, कि प्रैक्टिकल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से एक तरह की विन विन सिचुएशन होगी। तो ये फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैं जिनके ग्रेजुएट्स इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एरियाज, IT प्रोफेशनल्स हु आर परसुइंग और हैव कंप्लीटेड देयर MBA डिग्रीज इन एग्री बिजनेस, कोऑपरेशन, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये सब प्रोफेशनल्स जो हैं ये इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकेंगे और प्रैक्टिकल लेवल के एक्सपोजर और लीडरशिप अपनी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।
तो एनसीडीसी क्या था स्टूडेंट्स? एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक तरह की फाइनेंस बॉडी है, जिसने क्या है, जितने एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज के प्रोग्राम्स हैं उनके प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट्स में प्लानिंग और प्रमोशन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है वो है NHAI बिकम्स फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस टू गो फुली डिजिटल। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल कर दी गई है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन लर्निंग, और बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिसिस स्टूडेंट्स तब होता है जब एक बहुत ही लार्ज लेवल के, बहुत बड़े लेवल पे डाटा को एनालाइज किया जाए, उसको स्टोर किया गया, उसको बिग डाटा एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिसिस को यूज करता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके थ्रू NHAI को पूर्ण रूप से डिजिटल कर दिया गया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जितना NHAI का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो इंडिया की नेशनल हाईवेज हैं उनको बनाना है और उनको मैनेज करना है। ठीक है, तो इसका जो सारा मैनुअल काम था उसको ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड बना दिया गया है। तो जो पूरा का पूरा किसी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, अगर कोई सड़क बन रही है उसके प्रॉपर पूर्ण रूप से जो एग्जीक्यूशन है उसको इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। ठीक है, जो उसका पूरा वर्क फ्लो है या अलर्ट मैकेनिज्म्स हैं वो सारे इसके साथ कॉन्फ़िगर कर दिए गए हैं। जितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी किसी प्रोजेक्ट में, जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे डिफरेंट पार्टीज में, ठीक है, या जितने अप्रूवल्स होंगे वो सारे के सारे इस पोर्टल के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, जो डाटा लेक सॉफ्टवेयर है इट कैन फोरकास्ट द डिलेज। स्टूडेंट्स क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है डिलेज की प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार बहुत सारे कारणों के कारण जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारी डिस्प्यूट्स हो जाती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का ये भी काम है कि जिस पेज पे वो टाइम का ट्रैकिंग भी रखेगा। ठीक है, तो टाइम को ट्रैक करते हुए वो अगर कोई डिलेज हो रहे हैं उसको पहले ही फोरकास्ट कर सकता है। ठीक है, और एडवांस में ही अलर्ट्स दे सकता है। तो इसके साथ ही ये डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा ही, ये टाइमली डिसीजंस, सही टाइम पे डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये डिलेज वगैरह को फोरकास्ट कर रहा है। एक इसका और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे हम कोई भी काम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रोड की कंस्ट्रक्शन के 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं कि इन तरीकों से की जा सकती है, तो उन सब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो भी ये कंपेयर करेगा हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से। तो इस वजह से भी हमें अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प हो पाएगी NHAI को। तो जितने डॉक्यूमेंट्स है या कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी क्लाउड बेस्ड डाटा लेक के साथ लिंक की जाएगी GIS टैगिंग के थ्रू और यूनिक प्रोजेक्ट आईडी के थ्रू। हर प्रोजेक्ट जो होगा उसकी एक यूनिक प्रोजेक्ट आईडी बनेगी और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टैगिंग किया जाएगा। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन GIS टैगिंग होता है स्टूडेंट्स कि जब किसी ज्योग्राफिकल रिसोर्स की, किसी जगह की टैगिंग की जाए, और जब भी हमें चाहिए तब हम इजीली तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। Next news is students, Shri Santosh Kumar Gangwar, Minister of State for Labour and Employment, emphasizes the need for collective efforts by all stakeholders towards eradication of child labor। ये child labor के related news है। ठीक है, तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक वेब सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, COVID-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये वाला वेबिनार जो है उसका नाम था ये। ठीक है, तो जो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है 2020 का,
इट फोकसेस ऑन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर, कि जो ये कोविड-19 क्राइसिस है इसका चाइल्ड लेबर पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या था, इस वेबिनार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो श्री गंगवार ने सबसे पहले तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं नोबेल लॉरेट हैं, जिन्होंने चाइल्ड लेबर में बहुत सारा काम किया है चिल्ड्रन को सेव करने के लिए, उनके एफर्ट्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया, ठीक है। और ये भी कहा कि जो चिल्ड्रन है वो किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और उनको एम्पावर करना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को बताते हुए कहा कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2060 का, वो हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स चाइल्ड लेबर एक्ट था 1986 का, उसमें अमेंडमेंट की गई है 2016 में, ठीक है। तो इसको उन्होंने गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट बनाया। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 है जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। कहता है आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस, के जो हजार्डियस ऑक्यूपेशंस हैं उनमें बच्चों की एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी जो 14 साल से छोटे हैं, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया था 1986। तो 2016 में गवर्नमेंट में उसमें अमेंडमेंट की है, ठीक है। अमेंडमेंट करके क्या किया है, एक तो जो चाइल्ड लेबर की पनिशमेंट्स हैं उनको और स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। फिर पहले क्या था कि सिर्फ हजार्डियस ऑक्यूपेशन 83 हजार्डियस ऑक्यूपेशंस मेंशन थी, उनमें आप चिल्ड्रन को ऑक्यूपेशन नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो अब जो अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, उसका ये कहना है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है उसको सब जगह ही प्रोहिबिट कर दो एक्सेप्ट फॉर फैमिली बिजनेस, ठीक है। इट हैज प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल ऑक्यूपेशंस एक्सेप्ट फॉर फैमिली बिजनेस, के फैमिली बिजनेस के बिना कहीं भी आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते अब अमेंडमेंट के बाद। और पनिशमेंट्स भी स्ट्रिक्टर होंगी। और फैमिली बिजनेस में भी आपने जब किसी चिल्ड्रन को 14 साल से छोटे बच्चे को एम्प्लॉय करना है तो उसकी एजुकेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही इस अमेंडमेंट ने एक और कैटेगरी ऐड की है एडोलेसेंट्स की, कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको एडोलेसेंट के रखा गया है और उनको आप हजार्डियस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या चेंजेस हुए हैं चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट में, कि पहले इस एक्ट के पहले ये था कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो इस अमेंडमेंट ने ये कहा है कि 14 से छोटे वालों को तो आप कहीं पे भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर फैमिली बिजनेस, और 14 से 18 ईयर्स की जो कैटेगरी है उनको हम एडोलेसेंट्स बोलेंगे, उनको हम हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में नहीं एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। और इनके साथ ही इन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके कलेक्टिव एफर्ट की बात की है। स्टूडेंट्स जो ये था, इसके बाद हम देखते हैं ILO, ठीक है। ILO की भी पार्टिसिपेशन थी। ILO के द्वारा थोड़ा जो ये अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। उनका ये कहना था कि फैमिली बिजनेस में भी बच्चों के साथ जो है बुरा हो सकता है, ठीक है। ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1919 में ये फॉर्म की गई थी और ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस की ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। It is a United Nations agency whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards. इसका काम है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेटअप करती है और इसके द्वारा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को लाना चाहती है, ठीक है। इसके 187 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि GST काउंसिल की मीटिंग की गई है। उसमें क्या है कि GST फॉर्म जो 3B है उसको अगर आप लेट करते हो, लेट देते हो, तो उसमें जो लेट फी है उसको कम दिया गया है। तो मतलब जो डिसीजंस लिए गए थे वो तो सारे थोड़े टेक्निकल हैं। हम इसमें GST और GST काउंसिल को देख लेते हैं, ठीक है। तो GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है और कंजम्पशन टैक्स यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें टैक्स की इंसिडेंस
किसी बंदे पे होती है और उसका इफेक्ट जो है, बर्डन जो है वो किसी और पे होता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनमें डायरेक्ट में आपका होगा कि इंसिडेंस और बर्डन एक ही पर्सन पे होगा, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जब लिया जाता है हमारी इनकम पे तो इंसिडेंस भी होती है और फाइनल बर्डन भी हम पे आता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, हमने कोई गुड खरीदी, हमने बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने तो जो पैसे लिखे थे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वो दुकानदार को दे दिया, तो टैक्स आगे कौन भर रहा है? जो दुकानदार है वो आगे टैक्स भर रहा है, तो टैक्स की इंसिडेंस उस शॉपकीपर पे है और टैक्स का बर्डन जो फाइनली अमाउंट पे कर रहे हैं वो कंज्यूमर कर रहा है। तो बर्डन क्या है? बर्डन हम पे है, खरीदने वाले पे है। तो क्या है इस जीएसटी में, क्या होगा? इंसिडेंस किसी और पे और बर्डन किसी और पे। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? बिकॉज इट हैज सबस्यूम्ड ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनको सबस्यूम कर लिया गया है, एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट टैक्सेस। तो इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है। मल्टी स्टेज क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी स्टेजेस पे लगता है। स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम देखें कि आटे से जब तक ब्रेड बनती है तो जितनी भी स्टेजेस होंगी उसमें जिस जिस स्टेज पे वैल्यू एडिशन किया जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाएगी, उस स्टेज पे जीएसटी लगता है। ठीक है। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेप इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसलिए इसको मल्टी स्टेज बोला जाता है कि ये बहुत सारा स्टेजेस पे लग रहा है। जैसे पहले आटे का फ्लोर बना, फिर उसके बाद ब्रेड बना। ठीक है। तो जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू ऐड होगी वहां वहां जीएसटी लगेगा। ठीक है। But it is meant to be refunded to all parties in various stages of production other than the final consumer. ठीक है। तो उसके बाद लेटर सपोज आपने ब्रेड खरीद ली, तो बीच में जिस पर्सन ने फ्लोर बनाया था या जिस बेकर ने ब्रेड बनाई थी, ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स है ना, इन लोगों को जितना इन्होंने टैक्स पे किया था वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और फाइनल कंज्यूमर जो है उसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इसको मल्टी स्टेज बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है, और इसको डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए बोला जाता है कि फाइनल पेमेंट जो है वो कंज्यूमर को करनी है। ठीक है। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस। ठीक है। जैसे क्या है कि कोई चीज, कोई कमोडिटी है, उसको उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम ये कर्नाटका में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो जहां पे कंजम्पशन होगी, जो फाइनल पॉइंट होगा, उस वहां से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो जीएसटी की जो कलेक्शन है, जो फाइनल पॉइंट है कर्नाटका, वहां से कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे वो बनाया गया, अगर वो चीज यूपी में बनी है तो वहां से ये टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है। कंजम्पशन टैक्स के जहां पे कंजम्पशन हो रही है वहां से ये टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? एक काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। जिस अमेंडमेंट से ये ऐड की गई थी वो है 101st अमेंडमेंट। ठीक है। जो जीएसटी काउंसिल होती है इसका चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स आर यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है। सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं और यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू भी इसका मेंबर होता है। इसको चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि इसको रिकमेंडेशंस देनी होती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। हमें क्या याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो आर्टिकल है वो है 279A। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।